Jai Hind all of you. Today we will start lesson second of history, new kings and kingdoms. नए राजा और उनका kingdom, उनका राज्य. So we see that after the 7th century AD, so many new kings and their kingdoms emerged in the Indian subcontinent in different parts of India. So today in this lesson we will study about these new kings and their kingdoms. In your book, a map is given, map 1. So, map 1 is showing major kingdoms. As you can see, there are many kingdoms shown in different parts of India. So, these were the kingdoms which emerged between 7th and 12th centuries AD. Now, locate the Gurjar Pratihars, Rashtrakutas, Palas, Cholas and Chahamanas और चौहान्स. तो आपको इन सभी डायनेस्टीज़ को लोकेट करना है कि वो कहाँ पर है. सो यहाँ पर हमें गुर्जर प्रतिहार्स दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रकूटास हियर, पालास हियर, चोलास एंड चाहमनास और चौहान्स. तो ये कुछ मेन डायनेस्टीज़ थी उस टाइम की 7th to 12th सेंचुरीज़ AD के बीच में जो ये एमर्ज हुई थी. नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट्स ओवर विच दे एक्सरसाइज कंट्रोल. अब हमने इन्हें लोकेट तो कर दिया, बट क्या आप बता सकते हैं, क्या आप पहचान सकते हैं कि आज के टाइम में ये कौन सी जगह है जहाँ पर कभी ये किंगडम्स रूल करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल पालास को हमने जहाँ लोकेट किया है वो एरिया बंगाल का है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है यहाँ पर पालास जो है वो रूल करते थे. चोलास तमिलनाडु में रूल किया करते थे, ओके, तमिलनाडु में. तो ऐसे ही आपको इन सभी किंगडम्स के एरिया को लोकेट करना है कि मतलब वो कहाँ पर प्रेजेंट डे उनकी लोकेशन कहाँ पर है. दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई. एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. एमर्जेंस मतलब अस्तित्व में आना. नई डायनेस्टीज या फिर नए किंगडम्स कैसे एमर्ज हुए वो हम देखते हैं. सो जब हम 7th सेंचुरी तक का टाइम देखते हैं, 7th सेंचुरी AD तक बहुत सारे जो किंग्स थे उनके अंडर में हम बोल सकते हैं कि जो ओवरलॉर्ड्स होते थे, जो लैंड लॉर्ड्स होते थे, जो बड़ी बड़ी ज़मीन के जो मालिक होते थे वो काम करते थे, वो किंग्स के अंडर में आते थे. ओके, सो इन लोगों को किंग्स सामंत कहकर बुलाते थे. सामंत. तो सामंत मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत बड़ी लैंड होती थी और उसके पास पैसे भी बहुत होते थे और उसकी खुद की मिलिट्री पावर भी होती थी. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी खुद की एक आर्मी भी होती थी. तो इन लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये राजा को गिफ्ट्स देंगे, सर्विसेज देंगे, राजा के कोर्ट में रहेंगे, जब भी उसका दरबार लगेगा तब वो वहीं पर प्रेजेंट रहेंगे. और इसके अलावा जब भी राजा को हेल्प लगेगी तब वो मिलिट्री हेल्प राजा को प्रोवाइड करेंगे, कोई भी युद्ध लड़ने जाना हो या ऐसे ही किसी सिचुएशन में. तो ये राजा को इस तरह से हेल्प करते थे. लेकिन जैसे जैसे ये सामंत पावर गेन करते थे, इनकी पावर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी या फिर इनकी वेल्थ बढ़ जाती थी, इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते थे, तो वो खुद को महासामंत बुलाया करते थे. सामंत एक नॉर्मल जो सामंत होता है वो, और जब उसकी पावर और वेल्थ बढ़ जाती थी तो वो महासामंत अपने आप को कहलाता था, या फिर महामंडलेश्वर. तो महामंडलेश्वर मतलब कोई पर्टिकुलर सर्कल है या कोई पर्टिकुलर रीजन है, उसका लॉर्ड यानी कि उसका स्वामी, तो वो अपने आप को महामंडलेश्वर बुलाता था. कई बार हम ऐसा भी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जब सामंत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए तो जो वीक रूलर्स थे उनको हटाकर वो खुद राजा बन जाते थे. तो इस तरह से बहुत सारी नए नए किंगडम्स हमें देखने को मिलते हैं. ऐसा ही एग्जाम्पल हम देखते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में. तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बाद में डायनेस्टी बनी, लेकिन इनिशियली वो स्टार्टिंग में क्या थी, दंती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूटा चीफ था. मतलब वो चालुक्य डायनेस्टी के किंग्स के अंडर में काम करता था. सो जब इसकी पावर बढ़ गई दंती दुर्ग की, तो उसने चालुक्य रूलर को हटा दिया और खुद ये राजा बन गया. लेकिन राजा बनने के लिए इसने एक रिचुअल किया था, हिरण्यगर्भ. तो हिरण्यगर्भ का लिटरल मीनिंग होता है गोल्डन वॉम्ब. गोल्डन वॉम्ब. तो
गोल्डन का मतलब तो पता है सोने का, और वॉम्ब का मतलब होता है जब कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो वो अपनी मदर के पेट में रहता है, तो उसे हम बोलते हैं वॉम्ब, गर्भ। तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ इस रिचुअल में? इसका मतलब ये हुआ कि जो हिरण्यगर्भ नाम का रिचुअल था, ऐसा माना जाता था उस टाइम पर कि ये रिचुअल करवाने से जो सैक्रिफाइसर है, मतलब दंती दुर्ग जो है, जो ये रिचुअल करवा रहा है, तो उसका रीबर्थ माना जाएगा। मतलब वो क्षत्रिय नहीं था बर्थ से, लेकिन ये रिचुअल करवाने के बाद ऐसा मान लिया जाएगा कि उसका क्षत्रिय के रूप में फिर से बर्थ हुआ है, उसका रीबर्थ हुआ है, तो इसलिए इसको हिरण्यगर्भ रिचुअल कहा जाता है। तो ये रिचुअल दंती दुर्ग ने करवाया था। तो ऐसे चालुक्य किंगडम को चालुक्य रूलर को हटाकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूटा एम्पायर या राष्ट्रकूट डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो ब्राह्मण होते थे, तो वो भले ही उनकी कास्ट अलग होती थी, वो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद भी वो राजा बन जाते थे। वो अपना जो ट्रेडिशनल उनकी जो फैमिली का बिजनेस होता था उसको वो छोड़कर उसको छोड़कर वो राजा बन जाते थे। वो अपने हाथ में हथियार ले लेते थे युद्ध करने के लिए। तो ऐसे हमें दो एग्जाम्पल्स मिले हैं, मयूर शर्मन जो कि कदम्ब डायनेस्टी से रिलेटेड था, और हरिचंद्र जो कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से रिलेटेड थे। तो इन दोनों ने ही अपने फैमिली प्रोफेशन को छोड़ दिया था, और इन्होंने दोनों ही ब्राह्मण फैमिली से थे। ओके, दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपने फैमिली प्रोफेशन को छोड़कर मिलिट्री स्किल्स में इन्होंने सक्सेस पाई थी, और इसी कारण से इन्होंने अपनी अपनी डायनेस्टीज इस्टेब्लिश की थी। जो कदम्ब डायनेस्टी थी वो कर्नाटक में, और जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी वो राजस्थान में। तो हमें ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। Now here you can see a wall relief from cave 15 एलोरा। तो जो वर्ल्ड फेमस केव्स हैं एलोरा केव्स, तो उसमें जो केव नंबर 15 है उसमें दीवार पर ये स्कल्पचर बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है। विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन। इसमें हमें दिखाया गया है कि जो विष्णु है वो नरसिम्हा अवतार में है। मैन लायन मतलब आधे लायन और आधे मैन। ओके, सो विष्णु ने ये अवतार लिया था ताकि वो प्रहलाद की रक्षा कर सके। आप सभी ने प्रहलाद की स्टोरी सुनी है, होलिका से और उसके पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। सो ये वो वाला सीन हमें दिखाया गया है, और ये जो वर्क है वो राष्ट्रकूटा पीरियड का ही है। ये जो एलोरा केव्स जो बनी थी या उस पर जो स्कल्पचर्स बनाए गए थे वो राष्ट्रकूट पीरियड के टाइम ही बने गए थे। Do you think being born as a क्षत्रिय was important in order to become a ruler during this period? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान क्षत्रिय फैमिली में पैदा होता है तभी वो रूलर बनने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम में? नहीं, बिकॉज अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था दंती दुर्ग का या फिर मयूर शर्मन का और हरिचंद्र का, कि वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, बट फिर भी वो राजा बन गए थे, वो रूलर बन गए थे। तो नहीं, नो, इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट बीइंग बोर्न एज अ क्षत्रिय। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स। अब इन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता था वो हम देखते हैं। इस टाइम के जो राजा थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े टाइटल्स जो थे वो अपने नाम के आगे लगाए। फॉर एग्जाम्पल, महाराजा अधिराज। महाराजा अधिराज यानी कि राजाओं के भी राजा, महाराजा अधिराज। त्रिभुवन चक्रवर्तिन। त्रिभुवन चक्रवर्तिन मतलब तीनों लोकों का स्वामी। ऐसे ऐसे टाइटल्स इस टाइम के रूलर्स ने अपने नाम के आगे लगाए। बट इन टाइटल्स को लगाने के बाद भी ये जो रूलर्स थे वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, पर वो डिपेंड रहते थे हेल्प की। किसकी हेल्प के लिए? जो सामंत होते थे उनकी हेल्प के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एसोसिएशंस होते थे मर्चेंट्स के, पीसेंट्स के, अलग अलग जो ट्रेडर्स होते थे उनके अलग अलग एसोसिएशंस बने थे जो बहुत पावरफुल हुआ करते थे उस टाइम पे। तो वो लोग जो किंग्स होते थे उनकी हेल्प करते थे किसी ना किसी रूप में। तो किंग्स जो थे वो इन पर काफ़ी हद तक डिपेंड रहते थे, हम ऐसा कह सकते हैं। जितना भी टैक्स होता था या रेवेन्यू होता था
वो किससे कलेक्ट किया जाता था? जो प्रोड्यूसिंग क्लास होती थी सोसाइटी की। प्रोड्यूसिंग क्लास मतलब या तो जो लोग खेती करते थे, जो पीसेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनसे, जो एनिमल्स को पालते थे, जो मवेशियों को पालते थे, कैटल हर्डर्स से, या फिर जो आर्टिसंस होते थे, जो कारीगर होते थे, जो सामान बनाते थे, उन लोगों से टैक्स वसूल किया जाता था, टैक्स लिया जाता था। और कभी कभी तो कुछ एरियाज़ में हमें ये भी मिलता है कि कुछ एरियाज़ में रेंट के तौर पर पैसे लिए जाते थे उनसे। और रेंट के तौर पर इन द सेंस कि अगर किसान कहीं पर खेती कर रहा है तो वो जिस ज़मीन पर खेती कर रहा है, उस ज़मीन वो ज़मीन जिस सामंत के अंडर में होती थी, वो सामंत उससे रेंट लिया करता था। ओके, रेंट के तौर पर टैक्स लिया करता था। सो इस तरह से टैक्स लिया जाता था जो प्रोड्यूसिंग क्लास होती थी उन। इसके अलावा जो ट्रेडर्स होते थे, जो किंगडम के अंदर या फिर किंगडम के बाहर भी जो ट्रेड करते थे, बाहर के किंगडम से, उनसे भी टैक्स लिया जाता था। इस टैक्स का क्या काम होता था? इस टैक्स के बहुत सारे यूजेस होते थे। हम उस टाइम पर देखते हैं कि बहुत सारे टेम्पल्स बन रहे थे, बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो उस टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में ये जो लोगों का टैक्स होता था वो यूज़ किया जाता था। इसके अलावा अगर किसी दूसरे किंगडम से हमारा युद्ध हुआ तो उसमें भी बहुत सारा पैसा लगता था, तो ये उसमें जाता था। और इसके अलावा जो वेलफेयर वर्क्स होते थे, जो कहीं पर रोड बन रही है, डैम बन रहे हैं, तो इरिगेशन के वर्क्स हो रहे हैं, तो इन सब कामों में भी ये टैक्स का पैसा जाता था। तो ऐसे बहुत सारे कामों में ये टैक्स यूज़ किया जाता था। अब जो टैक्स वसूल करने वाले होते थे, जो टैक्स लेने वाले होते थे लोगों से, उनकी पोजीशन भी तय होती थी। जो किंग होता था वो ऐसे लोगों को टैक्स कलेक्टर बनाता था जो उसकी रॉयल फैमिली से या फिर उससे रिलेटेड हो, जो उसकी पहचान वाले हो, हम ऐसा बोल सकते हैं। जो सामंत होते थे, क्योंकि वो राजा के कोर्ट में ही बैठते थे, उसे हेल्प करते थे, तो सामंतों को ये राइट था कि वो अपने अपने एरिया के, अपने अपने रीजन के लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पोजीशन होती थी टैक्स कलेक्टर की, ये हेरिडिटरी होती थी ज़्यादातर। हेरिडिटरी मतलब अगर एक सामंत मर गया तो उसकी जगह उसका बेटा आ जाएगा, वो मर गया तो उसका बेटा आ जाएगा। तो ऐसे ही फैमिली वाले जो होते थे, फैमिली मेम्बर्स होते थे, वो ही इस पोजीशन पर अपॉइंट कर लिए जाते थे, तो इसको बोलते हैं हेरिडिटरी। इसके अलावा जो आर्मी होती थी, उसमें जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स होती थी, उस पर भी जो ऑफिसर्स होते थे वो हेरिडिटरी पोजीशन के तौर पर ही अपॉइंट होते थे। जो कि राजा से जो क्लोज होते थे वो ही अपॉइंट किए जाते थे, और उनके मरने के बाद या उनके रिटायर होने के बाद उनकी फैमिली का ही कोई उस पोस्ट पर आ जाता था। 400 taxes. The inscriptions of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. तमिलनाडु में उस टाइम पर चोला डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो जो चोला रूलर्स थे उनके इंस्क्रिप्शंस जो हमें मिलते हैं, उसमें हमें अलग अलग काइंड्स के जो टैक्सेस होते हैं, अलग अलग टाइप के जो टैक्स वो वसूल करते थे लोगों से, उनके हमें 400 से भी ज़्यादा टर्म्स मिले हैं। मतलब 400 से भी ज़्यादा नामों से उन्हें बुलाया जाता था उन टैक्सेस को। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स जो है, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया गया, वो टैक्स था वेट्टी। तो वेट्टी जो टैक्स था वो कैश में नहीं लिया जाता था, मतलब वो उसके डायरेक्ट पैसे नहीं देते थे लोग, पर वो फोर्स्ड लेबर के तौर पर लिया जाता था। मतलब कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर आर्टिसन होता था, कोई कारीगर होता था, तो उसको कुछ टाइम के लिए, उस निश्चित टाइम के लिए, एक फिक्स्ड टाइम के लिए उसे काम करना होता था राजा के लिए। ऐसे फोर्स्ड लेबर के तौर पर, या फिर अगर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता था तो उससे कुछ भी दूसरा काम करवाया जाता था, बट फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में ये टैक्स लिया जाता था, वेट्टी। एंड कदमाई, वन ऑफ द लैंड रिवेन्यू। कदमाई जो होता था वो लैंड रिवेन्यू होता था, जो ज़मीन आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप रहते हो, उसके लिए भी रिवेन्यू देना होता था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, द यूज़ ऑफ अ लैडर टू क्लाइम पाम ट्रीज, असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते थे। जैसे कि अगर आपने घर ढूंढा, घर लिया, तो उसके लिए भी टैक्स लगता था। या फिर अगर आप
पाम के पेड़ों पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी का यूज़ कर रहे हो, एक लैडर का यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स लगता था। असेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, अगर आपको फैमिली की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मिल रहा है तो उस पर भी कुछ सेस लगता था, कुछ टैक्स लगता था, आपको पे करना होता था स्टेट को। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे, क्या ऐसे ऐसे टैक्सेस आज भी कलेक्ट किए जाते हैं? नो, ऐसे टैक्सेस आज कलेक्ट नहीं किए जाते हैं। नाउ अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, तो इन वॉट वेज वॉज दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे सिस्टम? आपको क्या लगता है कि जो हमने इस बुक में जो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, अभी जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ा, वो आज के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से कितना डिफरेंट है? सो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हमने देखा था कि जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो सिर्फ प्रोड्यूसिंग क्लास से ही कलेक्ट किया जाता था, मतलब जो आर्टिसंस होते थे, ट्रेडर्स होते थे, पीसेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनसे ही कलेक्ट किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। आज सबसे इक्वली टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी होती है या कुछ भी सामान वो लेता है तो उससे इक्वली टैक्स कलेक्ट किया जाता है। सो ये डिफरेंस है। इसके अलावा हमने अभी देखा था कि जो पोजीशंस थी अलग अलग, जैसे कि आर्मी की जो पोजीशंस थी, इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स थी, वो हेरिडिटरी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, हेरिडिटरी पोस्ट्स नहीं होती है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस हैं इस सिस्टम में और प्रेजेंट डे सिस्टम में, तो आपको वो ढूंढने हैं।